हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर्स का क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सुबह क्लास क्यों नहीं आया जब ये क्लास शेड्यूल था। रीजन ये है कि करंट जो क्लास चल रही थी लाइव क्लास में वॉइस के काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, वॉइस क्रैक कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने क्लास को बंद कर दिया था। बिकॉज उस खराब आवाज़ में पढ़ना या पढ़ाना आप लोगों के लिए थोड़ा मुझे ईजी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दैट इज़ वाई फिर हमने ये डिसाइड किया था क्लास के अंदर ही कि हम इसको रिकॉर्डेड सेशन की तरह प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो अखबार आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14 मार्च का है। डेट आज 15 मार्च है। 15 मार्च के दिन यानी कि आज सुबह द हिंदू का दिल्ली एडिशन नहीं आया था, ठीक है। होली थी कल, लेकिन 14 मार्च को हिंदू का अखबार आया था जिस दिन होली थी। तो होली के अगले दिन नहीं आया बिकॉज होली वाले दिन काम बेसिकली नहीं हुआ, तो दिल्ली एडिशन नहीं आया। मैंने और इंटरनेशनल एडिशंस देखे थे कि वो आए थे, बट दिल्ली एडिशन जारी नहीं हुआ था। तो आज हम डिस्कस जो करेंगे वो 14 मार्च का द हिंदू का डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हमारे छूटने नहीं चाहिए। आइए उसको कवर करना शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए, एक तो हमारे पास ये एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल अगेन यहाँ पर जो हमारी लड़ाई चल रही है, वर्ड का फाइट चल रहा है रिगार्डिंग द लैंग्वेज यूसेज, नेशनल ये आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो यहाँ पर इंग्लिश को एक बड़ा यहाँ पर बात बोली गई है कि हमें इंग्लिश को यहाँ पर पिच करना चाहिए कि हम क्यों ही लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदी और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। समझेंगे क्या है ये। हाउ कैन इंडिया मीट इट्स राइजिंग पावर डिमांड, ये आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक पेज है, इस पे न्यूज आई थी, ठीक है। तमिलनाडु का पहली बार ये इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर आया है, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट स्टेट लाइकली टू मेंटेन 8% ग्रोथ रेट। तो ये भी यहाँ पर दिस इज फर्स्ट टाइम एक स्टेट इकोनॉमिक सर्वे, तो ये अपने आप में पहला स्टेट यहाँ पर एक तरह से हो गया। दूसरी बात, ये आपका जो सर्वे है वो क्या कह रहा है उस पर हम नजर डालेंगे। देन उसके बाद इसरो का स्पेडेक्स मिशन है, ये हमने देखा था। स्पेडेक्स मिशन सैटेलाइट्स को डॉकिंग कर रहा था, अभी सैटेलाइट्स अनडॉक हो गई हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको बार री रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि भाई क्या क्या चीजें इसमें थी और अभी यहाँ रिसेंटली क्या हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये साइंस का एक पेज था, हंटा वायरस आया है न्यूज में, ठीक है। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर साइंस का भी एक पेज आप आता है वो भी ले लिया करिए। तो यहाँ पर मुझे आज ये न्यूज हंटा वायरस की दिखी। हंटा वायरस को हम डिस्कस करेंगे, है क्या ये, कैसे स्प्रेड होगा एंड क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी को भारत डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इंडिया का जो यहाँ पर मिशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, हम उस मिशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और अभी ये जो हब्स यहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो हब्स क्या है, क्या काम करेंगे, व्हाट इज द पर्पस, वो सब चीजें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें आज के डिस्कस करने के लिए है। दिस इज द टॉक ऑफ द डे। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सेशन को कंप्लीट करेंगे। इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन से, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको समझना शुरू करते हैं कि हाँ एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, हुआ कुछ ये है कि आप यहाँ पर ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये साइन, ठीक है, इस साइन का इस्तेमाल किया गया। अब आप तो जानते होंगे कि इस साइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ये हम लोग करेंसी के लिए करते हैं, राइट। करेंसी को डिनोट करने के लिए हम लोग ये साइन यहाँ पर यूज करते हैं। अब आपको पता है ये साइन किसने बनाया था, ये एक्चुअली साइन डिजाइन किसने किया था। इसको डिजाइन किया गया था उदय कुमार के द्वारा, उदय कुमार के द्वारा। और ये जो व्यक्ति हैं, ये पता कौन है, ये एक्चुअली एक डीएमके के द्रविड़ मुनेत्र कजगम के एमएलए थे, यानी कि तमिलनाडु जो है उसके वहां पर जो पार्टी है डीएमके, उसके यहाँ पर एक फॉर्मर एमएलए थे, ठीक है, एक फॉर्मर एमएलए थे ये। और उनका जो लड़के थे सन, वो ये हैं। और इन्होंने कंटेस्ट में इस डिजाइन को बनाया था और वो जीते थे। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुलाई 2010 से आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर साइन का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। हम लोग करेंसी में इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हम लोग कभी भी रुपीस को डिनोट करना होता है तो हम इसी से करते हैं। लेकिन अभी जहां पर तमिलनाडु का जब बजट आया ना, तो तमिलनाडु के बजट में आप देखोगे कि क्या किया गया है कि हर साल यही रखा जाता था, बजट में साइन रखा जाता था। लेकिन अभी इस बार उन्होंने कुछ इस प्रकार का आपको साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर, तो इन्होंने ये इनका लोकल लैंग्वेज का साइन है, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है तमिल, तमिल में आप इसको ऐसे यहाँ पर देखोगे, ठीक है। और ये क्या कैसे नोट कर रहा है, क्या क्या डिनोट कर रहा है। एक्चुअली जो एक यहाँ पर करेंसी का जो लोकल वर्ड होता है ना तमिल में, दैट इज रुबाई। ये जो रुबाई है, दिस इज द लोकल, दिस इज द तमिल वर्ड फॉर द करेंसी। करेंसी को यहाँ पर रुबाई कहते हैं, ठीक है, करेंसी को रुबाई कहते हैं। और इस रुबाई का यहाँ पर ये जो लेटर है रू, इससे डिनोट किया, कहीं आपको रू ROO मिलेगा तो कहीं आपको RU मिलेगा, ठीक है। और इसका जो इसका सिंबल है वो मैंने आपको बताया, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो अभी इस बार का जब बजट आया तो बजट में आप देखोगे कि ऐसा शो किया गया था। तो जो लोगो यहाँ पर जारी किया गया है, लोगो, प्रमोशनल लोगो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तो उन्होंने इस सिंबल की जगह
इस सिंबल का यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकते हो कि ये फाइट जो चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेंगे, जो तमिलनाडु बार बार बोल रहा है और ये एलिगेशन लगाता है कि सेंटर का इंटेंट इज रॉन्ग, वो हमारे ऊपर हिंदी को थोपना चाहते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इंटेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, उनका इंटेंट है कि हिंदी हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्यों हम थर्ड लैंग्वेज लेके आए, क्यों हम थर्ड लैंग्वेज यूज करें। तो मतलब देर इज एनईपी के अंदर आपको पता है कि वहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जिसमें से कहा गया है कि 2 नेटिव लैंग्वेजेस होना जरूरी है। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि हिंदी पढ़ाना मैंडेटरी है। तो इस पे कई सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट अभी ये लड़ाई एक स्टेप और आगे गई है और तमिलनाडु ने इस बात को साफ बताया है कि देखिए हम किसी भी तरीके से हिंदी अगर आप कहोगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट एक्चुअली अगर बात बताऊं तो ये जो वर्ड सिंबल है ना, ये कहीं से कोई हिंदी का कोई सिंबल नहीं था, है ना। अब इसको पता नहीं ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश करी गई, मे बी। तो इसको जो है ना, अब इन्हीं के पार्टी के फॉर्मर एमएलए जो थे, उनके बेटे ने इसको बनाया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज कर रही थी। पॉइंट यहाँ पर ये है, तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट का कहना भी यही है कि भाई आप उस वक्त इसको अपोज क्यों नहीं किए, आप तभी ये ले आते 2010 में, है ना। तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर यूपीए की थी, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि कांग्रेस द्वारा लेड करी हुई सरकार चल रही थी। तो आपने उस वक्त अपोज क्यों नहीं किया, अब आप इसको अपोज क्यों कर रहे हो। तो इस तरह की बातें यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है। बट आपको जो समझना है बस यही है इतना कि एक स्टेप यहाँ पर आगे गए। ये उदय कुमार यहाँ पर हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। आयरनिकली एज आई सेड कि ही इज द सन ऑफ द फॉर्मर डीएमके एमएलए एंड धर्मलिंगम, इनके यहाँ पर ये बेटे थे, ठीक है। नाउ इंडियन रुपी मैंने आपको बताया कि 15 जुलाई 2010 से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो लोगो यहाँ पे जारी हुआ है, इस लोगो में आप देखोगे ये जो चीज लिखी है ना, जो स्लोगन है, अब आई कैन नॉट रीड इट ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो स्लोगन भी जारी किया गया, दैट इज इल्लार्कुम इल्लम, दैट इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मतलब एक तरह से ये इंक्लूसिवनेस को शो कर रहा है कि सबको सबका विकास टाइप की बात है, कि सबको यहाँ पर इंक्लूड करके हम चलेंगे ना। तमिलनाडु ने यहाँ पर अपने कल्चर को एक तरह से पिच किया है कि हम अपने कल्चर की बात करेंगे, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी आप हमसे नहीं छीन सकते, है ना। बेसिकली उनकी लड़ाई यही है। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया है। उस प्रमोशनल वीडियो में उन्होंने जो केरल में संगम पीरियड में, आपको पता है कि संगम जब एज चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमें देखा था, संगम एज 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक चलती है। तो उसमें चोला, चेरा, पांड्यास होते हैं, किंगडम्स होते हैं। तो जो चेरा किंगडम था, यानी कि जो केरल से रूल कर रहा था चेराज, तो उनमें उनके एक राजा जिनका नाम क्या है, चेरा किंग चेरामन पलाई, देन पादिया पेरुम कादुगन, है ना, कादुंगो। तो ये जो राजा यहाँ पर हैं, इनके प्रेज में, इनकी तारीफ में यहाँ पर आप देखोगे तो क्या किया गया है, वर्ष यहाँ पर लिखी गई है संगम पीरियड का, ये पुराना नूरू, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो पॉइंट यही है कि यहाँ प्रमोशनल वीडियो में गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूड किया है, संगम पीरियड का ये पुराना नूरू वर्ष इन प्रेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेरा किंग। तो बेसिकली जो यहाँ पर पॉइंट है वो यही कि हमें अपने तमिल कल्चर को यहाँ पर क्या प्रमोट करने की बात करी गई है। साथ ही में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो करेंसी होती है, नोट के ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि तमिल लैंग्वेज जो है वो है, ठीक है। तमिल लैंग्वेज यहाँ पर है। तो तमिल इज वन ऑफ द 15 लैंग्वेजेस इन द इंडियन करेंसी में एक लैंग्वेज यहाँ पर ये भी है। देखिए दोस्तों, अब ये टाइम के साथ थोड़े एडिटोरियल्स और आएंगे, क्या ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, क्या ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। व्हाट आर द प्रोविजंस, एनी लॉ या इन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें समय के साथ पता चलेगा। लेकिन अभी इतना न्यूज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो वर्ड अभी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो यही इतना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रीसेंट अपडेट आप इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया स्ट्राइव्स बिटवीन प्रोग्रेस एंड पैरोकेलिज्म। समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए मैं आपको ना थोड़ा इसमें यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ कि क्या चीज़ बोली गई है इस पूरे एडिटोरियल के अंदर। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल एडिटोरियल है, बहुत कुछ इसमें था नहीं। इसमें यह बोला गया है कि देखिए ऐसा है कि एक तरफ जहां पर हम लोग क्या इंडिया की बात करेंगे, तो जहां एक तरफ इंडिया अपने आप को क्या कर रहा है, हम लोग एक तरफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, एक तरफ हम लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आज की डेट में। हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। कैसे बोल सकते हैं भाई, रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली आप देख रहे हो कि एक तरफ जहां इंडिया एआई एक्शन समिट जो अभी हुई थी फ्रांस में, एआई एक्शन समिट, इस एआई एक्शन समिट को भारत अभी क्या कर रहा है, को चेयर कर रहा है। हम कहते हैं कि भाई हम लोग जो है वो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, है ना, हम उनकी वॉइस बनेंगे। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ, हम उनकी यहाँ पर वॉइस बनेंगे, वॉइस,
ठीक है, हम उनकी यहाँ पर वॉइस, यानी कि हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो एक तरफ जहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग अभी यहाँ पर कल्चरल नेशनलिज्म में फंसे हुए हैं, है ना। हम लोग अपने कल्चरल नेशनलिज्म में फंसे हुए हैं। अब पॉइंट यही है कि अगर हम लोग अपने कल्चरल नेशनलिज्म में फंसे रहेंगे तो कैसे हम लोग अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, ये एडिटोरियल इस बात को बोलता है। और एडिटोरियल यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए, आप एक तरफ कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, है ना, क्या लड़ाई क्या चल रही है कि भैया आपको अपना रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ानी है ना। जो रीजनल स्टेट्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे और हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएंगे। मतलब वो अपने रीजनल लैंग्वेज को वो कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। कौन? जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्टेट्स, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए बोल रहे हैं। और जो हिंदी स्टेट्स हैं, जो हिंदी स्टेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई, वो कह रहे हैं कि पूरे कंट्री में हिंदी भाषा को यहाँ पर एक तरह से प्रेफरेंस देने की बात है, बढ़ावा लगी। ऐसा कुछ एनईपी में नहीं आया इस बार। दिस इज हाउ एनईपी इज डिफरेंट फ्रॉम 1986 वाली एनईपी से, है ना। 1986 की एनईपी में यही चीज, यही मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर यही एडिटोरियल ये कह रहा है कि देखो, जमाना जो है ना वो अंग्रेजी का है। इंग्लिश इज द टाइम, इंग्लिश इज द वक्त, इस वक्त का। अगर आप इंग्लिश में चीज़ों को नहीं पढ़ाओगे, अगर आप इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं करोगे, इंग्लिश को आप प्रेफरेंस नहीं दोगे, तो भाई आने वाला टाइम हम 23% ऑफ द वर्कफोर्स होंगे। 123% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स जो पूरा होगा, विश्व में जो भी वर्कफोर्स है उसके हम लोग यहाँ पर 23% हो जाएंगे। और अगर इस वर्कफोर्स को कभी इंग्लिश नहीं आ रही होगी, इस वर्कफोर्स को कभी अगर इंग्लिश नहीं आएगी, तो क्या होगा? दैट विल बी प्रॉब्लम। तो हम लोग अगर अपने इस वर्कफोर्स को अच्छे से ट्रेन करें, है ना, और ये वर्कफोर्स बहुत अच्छे से डायनेमिकली यहाँ पर ग्रो कर जाए, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हमारे वर्कफोर्स का और ज़्यादा यहाँ पर रुतबा होगा और उनकी वैल्यू होगी, है ना। हम क्यों यहाँ पर इस तरह की लड़ाइयों में लड़ रहे हैं, रीजनल और हिंदी, क्यों उसको कर रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली थिंग्स बॉइल्स डाउन टू इंग्लिश, क्योंकि आजकल ग्लोबल ज़माना है ना। और अगर हम आज देखें, जो यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई थी, रिपोर्ट का नाम आपको पता होगा, फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट, याद है? ये भी मैंने आपको बता ही रहा था सुबह। तो फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट है दोस्तों। फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि भाई आने वाला टाइम एआई का है, आने वाला टाइम जो है रेन्यूएबल एनर्जी का है। इन सब फील्ड्स में जो जॉब्स आ रही हैं, इन सब फील्ड्स में जो जॉब्स आएंगी, उन जॉब्स में डेफिनेट सी बात है कि इंग्लिश का बहुत यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इंग्लिश को फोकस किया गया है कि आप इंग्लिश को एज करिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एशियन नेशंस को देखेंगे, है ना। हम बहुत सारे ऐसे एशियन नेशंस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम वियतनाम को देखेंगे, हम चाइना को देखेंगे, ठीक है। आप इन कंट्रीज को देखिए, यू विल फाइंड कि ये कंट्रीज ने मैंडेटरी कर रखा है इंग्लिश को अपने यहाँ। ठीक है, मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश पढ़ाना ही पढ़ाना है। हम यहाँ पर आप देखो, हम इजराइल को देखेंगे तो इन कंट्रीज ने क्या मैंडेटरी कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये ज़माना जब इंग्लिश का है, अगर आपके लोगों को इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे ग्लोबल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे आने वाले टाइम में। और आप लड़ाई लड़ रहे हो यहाँ पर हिंदी और रीजनल स्टेट्स की। कभी ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है कि अंग्रेजी को ही मैंडेटरी कर दो, अंग्रेजी पढ़ानी ही पढ़ानी है, अंग्रेजी में क्यों नहीं आ रहा है, लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बिकॉज हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही कम लोग हैं, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग द एक्सेस फॉर इंग्लिश, बहुत ही कम। यही सब बातें यहाँ पर इस एडिटोरियल में लिखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, और इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं। देखिए, मैंने फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट्स आपको बता दिया क्या कहती है ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और इसका भी कहना यही है कि इंग्लिश नॉन नेगोशिएबल रोल प्ले करेगा, यानी कि इंग्लिश का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंग्लिश का, है ना। एम्प्लॉयर्स आज की डेट में आप देखोगे तो एआई, आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स, ये सब आज के मतलब आने वाले टाइम में है जहां पर जॉब सबसे ज़्यादा होंगी। और इन सब में आप देखोगे तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा, जो आपको होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब वो एक तरह का वेग मल्टीलिंगुअलिज्म इस एडिटोरियल में बोला गया है। मतलब देखो, ये ऑथर्स के व्यूज है, यू नीड नॉट टू राइट दिस एनीवेयर इन द एग्जाम। सोच लो पहले कि है भी कि ऐसा नहीं है ना। इसको इस एडिटोरियल ने क्रिटिसाइज किया कि भैया ये कुछ नहीं है, आप मल्टीलिंगुअलिज्म बोल रहे हो, इट्स वेग, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, बट ये ऑथर की व्यूज है ना। अलाउज नॉन हिंदी स्टेट, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई जो नॉन हिंदी स्टेट्स है ना, यानी कि जो आपके सदर्न स्टेट्स हो गए, तमिलनाडु हो गया, ऑल दिस केरल हो गया, वहां पर आप देखोगे तो जो स्टेम यानी जो जोन होता है, स्टेम फील्ड होती है। स्टेम फील्ड मतलब जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का फील्ड होता है। तो नॉन हिंदी स्टेट्स में जो लोग हैं उनका एनरोलमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसमें। यानी कि जो आपके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वाले स्टेट्स हैं, है ना, जहाँ पर आप देखोगे कि हिंदी को यहाँ पर फर्स्ट रखा जाता है या हिंदी जहाँ बोली जाती है, वहाँ पर यू विल फाइंड लैग इन एजुकेशनल आउटकम्स। वहाँ पर एजुकेशनल आउटकम्स इतने अच्छे नहीं है। यानी कि जहाँ पर हिंदी सबसे आगे रखी गई है वहाँ एजुकेशनल आउटकम्स नहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं
वहाँ पर हम देखेंगे स्टेम कंट्रीज के स्टेम फील्ड के अंदर जो ज़्यादा एनरोलमेंट्स वहाँ पर देखने को लोगों का मिलेगा। तो 2050 तक एज आई सेड कि हमारा वर्कफोर्स जो है इंडिया का 23% होने वाला है या हो जाएगा, और आने उस वक्त तक अगर हमारा ये जो वर्कफोर्स है अगर आप इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंट नहीं बनाओगे, अगर आप इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंट नहीं बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत ट्रबल में आ जाएंगे, है ना। इट विल बी अ डिजास्टर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यही कह रहा है कि आने वाला टाइम जो है ना वो एआई का है, आने वाला टाइम जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी का है, ग्रीन एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, यही सब फ्यूचर जॉब्स मिलेंगी यहाँ पर। और इन सब जगह यू विल फाइंड दैट इंग्लिश इज द मोस्ट डोमिनेटेड थिंग जो आपको पता होनी ही चाहिए। ये यहाँ पर बातें जो है बोली गई है, ठीक है। अब ये एक यहाँ पर इंटरव्यू आया था। सो एज आई सेड कि मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बोला था कि एक इंटरव्यू है यहाँ पर 2 लोगों का हुआ है, और मैंने इस इंटरव्यू का, अगर आपका अखबार है 14 मार्च का द हिंदू, तो आप इसको पढ़िएगा। मतलब दिस इज समथिंग जो आपको 2 यहाँ पर इंटरव्यू है, ये योगेंद्र यादव, ये यहाँ पर टीएम कृष्णन। तो बेसिकली क्या है, ये योगेंद्र यादव और टीएम कृष्णन, इन दोनों के व्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक बार आप व्यूज़ देख सकते हो, क्या इनका कहना है, कुछ अगर नए डायमेंशन आपको सोचने में आ जाए, ठीक है, उस तरह की बातें हैं, ठीक है। वैसे जैसे मैंने इसको पढ़ा था, तो जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई एक तरफ आप बोलते हो हिस्ट्री के सिलेबस को कम कर देते हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कम करते हो, ये कहते हुए कि इट्स अ बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स, तभी तो आपने सारी एनसीईआरटीज पुरानी रिवाइज करी कि उनका बर्डन कम हो जाए। अब एक तरफ आप बोल रहे हो बर्डन कम करना है, लेकिन एट द अदर एंड आप जो है उनको बोल रहे हो नई लैंग्वेज पढ़ो। अब उनके लिए क्या ये नई लैंग्वेज सीखना ऑल टुगेदर क्या बर्डन नहीं होगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास 5 का बच्चा, उसको क्या ही पता आगे उसका करियर कैसे क्या होने वाला है, वो तो उस वक्त इतना चिंतित भी नहीं होता है। तो ऐसा बोलना कि नई एक और लैंग्वेज आना, उससे करियर के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो ये कहाँ से होता है? बट आप पढ़ लीजिए, देखिए ये सब बातें इनकी बोली गई हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको इससे सीख के ले जाना है कुछ। हाँ, आप इनसे इनके आइडियाज़ को जान सकते हो, नो देम, नो द आइडियाज़, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली खुद माइंड प्रोसेस करिए कि ये आइडिया जो दिया है वो कितना सही कितना गलत है ना। और कभी एक तरफ मत घुसा करिए, एक तरफ मत चले जाए, बैंड मत हो जाया करिए, अरे तुम तो गलत बोल रहे हो। उसकी बातों में जो पॉइंट है उसको भी पिकअप करिए, और आपके पास जो काउंटर चीज़ है उसको भी रखिए। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। यू नीड टू हैव मल्टीपल विजन्स, यू नीड टू हैव मल्टीपल आइडियाज, एज आई ऑलवेज से, है ना। तो किसी वक्त आप लड़ाई के एस्पेक्ट में मत आया करिए, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे ही गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो नहीं करनी है, क्लियर। तो आप बस पढ़ लीजिए, दिस इज फॉर योर ओनली एंड ओनली फॉर योर, मैं कहता हूँ कि आपके बस आइडियाज़ आपको विजन देगा। पढ़ लीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक आफ्टर रीडिंग दिस, कि इज लर्निंग हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज नेसेसरी, ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ, जिनके पास द हिंदू नहीं है वो आप उसको टेलीग्राम पे जाके मेरे वहाँ पर ये आर्टिकल जरूर पढ़ के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन इंडिया मीट इट्स राइजिंग पावर डिमांड। अब देखो इस एडिटोरियल में क्या बताया गया, इसको हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। देखो क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या बोला गया, हाउ कैन इंडिया मीट इट्स राइजिंग पावर डिमांड, यानी कि कुल मिला के हमें समझ में क्या आ रहा है कि भारत की जो पावर डिमांड्स हैं, पावर, है ना, ये पावर डिमांड्स इंडिया की क्या हो रही है, पावर डिमांड्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, है ना, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यानी कि हमारी पावर डिमांड्स क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर एडिटोरियल में ये बोला गया है कि भाई अभी तक हमारी जो डिमांड्स थी ना, हम जो ग्रो कर रहे थे, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न था, हमारा जो कंजम्पशन था वो हम देखते थे कि भाई 5% के अप्रॉक्सीमेटली होता था। लेकिन अभी क्या है, लास्ट फ्यू डिकेड्स में, लेकिन अभी क्या आप देखोगे लास्ट ईयर ये चीज 9% पे हम ग्रो किए हैं, यानी कंजम्पशन हमारा 9% पे, हमने 9% ज्यादा, मतलब इट्स लाइक हम इतना परसेंट कंजम्पशन करते थे अब इतना परसेंट कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो गेम है यहाँ पर ना, वो डिमांड सप्लाई का गेम है। अब देखो होता क्या है कि हम डिमांड की जब बात करते हैं तो मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ कंजम्पशन की, है ना, कितना लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, कितना लोग डिमांड कर रहे हैं। तो भाई पहले तो ये 5% था, अब क्या हो गया, ये 9% हो गया है, यानी कि लोगों की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब अगर लोगों की डिमांड इंक्रीज हुई है तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो हमारे पास सप्लाई भी तो होनी चाहिए, कि भाई सप्लाई ऑफ पावर भी तो होना चाहिए, है ना, सप्लाई ऑफ पावर भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर डिमांड है कि भाई इतना 100 यूनिट्स ऑफ बिजली चाहिए, तो आपको 100 यूनिट सप्लाई होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा कि डिमांड हो गया कि नहीं हमको 150 यूनिट चाहिए, डिमांड 100 ही रह जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। उससे क्या होता है, व्हेनेवर दिस विल हैपन, इफ देयर इज एन डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, दो चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा कि पावर आपका जो बिजली का पैसा है ना, जो आपका बिजली का पैसा है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। भाई अब बिजली शॉर्ट है, उतनी बिजली है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, बढ़ जाते हैं। डिमांड, भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया,
बिजली महंगी हो गई। या फिर दूसरा क्या होगा, पावर कट्स बहुत होंगे, अगर पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली काटेंगे, पावर कट्स होंगे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। बात सवाल यही है, ये एडिटोरियल आपको इतना भूमिका बना के यही बता रहा है कि कैसे अपनी इंडिया अब ये जो डिमांड्स हैं, पावर डिमांड्स, उसे कैसे फुलफिल करेगा, है ना। ये जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है यहाँ पर, है ना, ये जो एवर इंक्रीजिंग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इसके क्या रीजंस हैं, व्हाई दिस डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज। तो बट ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फैक्टर्स आप समझ सकते हो। चलिए देख लेते हैं एडिटोरियल के अंदर क्या क्या फैक्टर यहाँ बताए गए हैं। देखिए अब ये क्या बोला गया है, यहाँ देखिए यही लिखा हुआ, मैं आपको बताया कि सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे तो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो राइज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 9% पर एनम, यानी कि 9% हम ज़्यादा यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर ये बात करें पिछले कुछ डिकेड्स की, तब हम 5% ग्रो कर रहे थे, ठीक है। एक बात तो ये है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है हमारी, उसने ये प्रोजेक्ट किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है हमारे कंट्री के अंदर वो ग्रो करेगी एट 6%, यानी कि अगर आप रेडी रहिए 5% तक अभी हो रही है, आने वाले टाइम में हम 6% से ग्रो करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये ओवर शूट कर गया ना, हम 6% के लिए रेडी थे लेकिन हमारी डिमांड्स 9% से ग्रो कर रही है। तो हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी हम जो है हमने 100 गीगावाट्स का यूज़ किया एग्जाम्पल, तो अगली बार ये बढ़ के ना 110 गीगावाट हो सकती है, हम ये मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर ओवर शूट हो जाए, डिमांड आपका 140 150 तक पहुंच जाए, तो बट ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे हम इस डिफरेंस को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। और अगर मैनेज नहीं करेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज होगा या फिर पावर कट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात बोली गई कि हम यहाँ पर जो उम्मीद कर रहे थे 6% का ग्रोथ देख रहे थे कि आपका एक तरह से CAGR इज लाइक, हम कह सकते हैं ना कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। हम यानी कि अगर कई सालों का मिक्स कर लें तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, CEA की, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2022 से लेकर 2030 के बीच में जो एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहने वाला है बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो 6% के आसपास हम ग्रो करेंगे। लेकिन ये अभी ही शूट कर गया लास्ट ईयर ही, ठीक है। हम 2022 से 23 में आए, 23 से 24 में आए, 24 से 25 में आए हैं। तो हम 3 दशकों में देखेंगे कि हम ये 6% एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, टिल 2030 तक होता रहेगा, लेकिन अभी वो कितना 9% यहाँ पर हो गया है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना। और अगर हमें यहाँ पर अपने रैपिडली हीटिंग वर्ल्ड, मतलब ऑब्वियसली बात है कि ऐसा हमारा कंट्री भी हो गया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा हुआ क्यों है, पहला तो हम समझते हैं कि व्हाट्स ड्राइविंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, क्यों हुआ है। देखो पहला चीज़ तो यहाँ पर यही आएगा कि देखिए, लेट अस पुट इट वन बाय वन। बिसाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बनाइजेशन, ये तो एक फैक्टर है ही कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्लाइमेट चेंज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हीट स्ट्रेस। तो यार गर्मी बहुत पड़ने लगी है ना, इट्स गेटिंग वेरी हॉटर, है ना। तो गर्मी यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग घरों में AC ज़्यादा लगवा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टन के AC लगवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहाँ पर क्या हो गया, ऑल टुगेदर बढ़ गया है। अब आप सोचो कि हमारी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी ग्रो कर गई, इसका मतलब लोग भी ग्रो करे होंगे, लोगों के पास पैसा आया, गर्मी बढ़ रही है तो लोगों ने AC भी लगवाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, तो इंक्रीजिंगली हॉटर समर्स, गर्म बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज भी, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड देखिएगा, करेंटली इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड्स और एग्रीकल्चर का अगर हम यहाँ देखें कितना परसेंट उनका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूसेज रहता है, तो आप समझेंगे इंडस्ट्रीज 33% यूज कर रही हैं, ठीक है। हाउस होल्ड्स के अंदर 28% इस्तेमाल हो रही है बिजली, और एग्रीकल्चर की फील्ड में 19% यहाँ पर टोटल बिजली का जो कंजम्पशन है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर हो गया कि भाई हम इन सब जगह, अगर इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड्स है ना, एग्रीकल्चर है, इन सब जगह हमारी डिमांड यहाँ पर लगातार इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सबसे तेज बढ़ी है, घरों में बिजली के यहाँ पर जो खपत है बहुत बढ़ गई है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज ग्रोन द फास्टेस्ट ओवर द पास्ट डिकेड्स, है ना, सबसे ज़्यादा घरों में यहाँ पर बिजली। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई AC वगैरह ज़्यादा हो गए, ठंडी है तो हीटर भी, आपका गीज़र भी हो गया, एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो समर ऑफ 2024, गर्मियों की बात करेंगे, 2024 लास्ट ईयर गर्मियों की बात करेंगे, विटनेस्ड 40 to 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रूम एयर कंडीशनर सेल्स। AC की सेल्स यहाँ पर 50% ज़्यादा बढ़ गई थी। आप सोचिए, किसी का अगर वोल्टास वगैरह के शेयरों में पैसा दाम लगाया होगा तो वोल्टास के क्या ज़बरदस्त नंबर्स आए होंगे, और वोल्टास का शेयर कितना ज़बरदस्त यहाँ पर बाउंस मारा होगा, है ना, हुआ होगा ऐसा। बट द पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपको ये डेटा बता रहा है कि 50% लगभग AC की सेल्स लास्ट ईयर बढ़ी थी, ठीक है, ड्रिवन बाय राइजिंग इनकम्स, लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब जैसे पे कमीशन आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, पैसा आएगा, लोग और AC खरीदेंगे। जो नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके पास फंड्स नहीं होते थे, अब उनके पास पैसा आ जाएगा, ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, वो और AC खरीदेंगे। AC खरीदेंगे तो इसका मतलब क्या,
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ेगा। तो हमारी ये एवर ग्रोइंग डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स। तो दोनों चीज़ है, एक तो ये कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी राइजिंग इनकम से, और साथ ही साथ हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो जो हमारा नीड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो दो फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिएगा, ऑल इंडिया पीक डिमांड जो हमारी थी वो क्रॉस्ड 250 गीगावाट्स। अब हमारी जो डिमांड है बिजली की वो इंडिया का पीक आ गया जब हमने 250 गीगावाट्स मई 30 2024 को खत्म कर दिया। ऑल इंडिया पीक डिमांड क्रॉस 250 मेगावाट्स। हमने इतनी बिजली का कंजम्पशन को क्रॉस कर दिया था 30 मई 2024 में, ठीक है, विच वाज 6.3% हायर देन द प्रोजेक्शंस। हमने जो प्रोजेक्ट किया था कि हमारी बिजली में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितना डिमांड आएगी, उससे भी 6.3% ज्यादा जो हमने प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्शन से भी 6.5% लगभग ज्यादा हमारा डिमांड यहां पर हुआ था, ठीक है। अब इन 2025 क्या हुआ, यानी कि अभी इस साल हम मार्च में खड़े हुए, तब क्या है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द वार्मेस्ट एवर फेब्रुअरी इन 125 सालों में सबसे गर्म महीना आपको एक पिछले 125 सालों में फरवरी सबसे गर्म महीना आपको मिला है। तो बट ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ रहा है कि सर रिकॉर्ड टेम्परेचर राइज हो गया है। फरवरी के अंदर अभी तक इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन अब ग्रो ज्यादा हो गया है। इंडिया मस्ट नाउ ब्रेस फॉर एक्सटेंडेड हीट वेव्स। अब आप ये मान के चलिए आपके यहाँ गर्मी में बहुत हीट वेव्स होंगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स हैं वो भी ग्रो करेंगी, और उसकी ग्रोथ के चांसेस 9 से 10% होने वाले हैं। अगर आप अभी से वो काम नहीं करोगे, उसको ध्यान नहीं दोगे, तो बिजली कटेंगी गर्मियों में, फिर आदमी पसीना आएगा उसको, और फिर वैसे ही चिल्लाएगा फिर वो, और फिर उसका वो दुनिया भर पता नहीं किस किसको फिर वो जो है बीप 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 करता रहेगा, है ना। गर्मी के चक्कर में यही होता है, तो मच्छर भी काट रहे होते हैं एक तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया इसमें, देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर। हाउ हैज इंडिया मेट राइजिंग डिमांड सो फार। अभी तक हमने कैसे टैकल किया है, अभी तक हम क्या कर पाए, चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखो अभी तक हमारा जो डिमांड था, इंडिया पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली रीचिंग 460 गीगावाट, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो हम ये पहला फैक्ट है कि हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं ग्लोबली। 460 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करी है। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर टारगेट क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट ये भी है साथ में कि हमको 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल बिजली की प्रोडक्शन की बात हो रही है, पावर जनरेशन की बात हो रही है। 460 गीगावाट अब कैसे भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकती है, ठीक है, आपका और विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल के अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपकी 460 गीगावाट है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट ये भी हो गया कि हम कैसे मीट करेंगे अपनी और डिमांड्स को, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक हमने किया है, हाँ किया है। कैसे, अभी तक देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा टारगेट जो है वो क्या है, 500 गीगावाट हमको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है बाय 2030। ये टारगेट तो आप लोगों के दिल में बस जाना चाहिए, क्योंकि 2030 तक जब तक आप लोग एग्जाम दोगे, ये टारगेट अभी तो फिलहाल रिवाइज तो नहीं हो रहा है ना, वह काफी दूर है, अभी कोई रिवाइज करेगा। तो 2030 तक हमको 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के थ्रू भी बिजली बनानी है। जब इससे बिजली बनाएंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम अपना जो भी यहाँ पर डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं बिजली की, वो हम यहाँ पर पूरी कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेजर्स, लाइक हमने क्या क्या किया है शॉर्ट टर्म मेजर्स में, इंक्रीजिंग कोल एलोकेशन एंड यूजिंग सरप्लस सोलर पावर। सरप्लस सोलर पावर का हमने इस्तेमाल किया, हमने कोल के एलोकेशंस और बढ़ा दिए हैं, ठीक है, हैंडल पीक डिमांड्स को हैंडल करने के लिए, ताकि बिजली का प्रोडक्शन और ज्यादा हो। 2024 में हुआ क्या था कि इंडिया ने अकेले सिर्फ 2024 के अंदर ही हमने 28 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया था, ठीक है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया था, ब्रिंगिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी शेयर टू 13.5%। यानी कि जो भी हमारा टोटल बिजली का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पावर जनरेशन कर रहे हैं, उसमें 13.5% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली हमको मिल रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमको मिल रहा है। तो ये हमने अभी तक किया है। अब बात ये आती है कि हमें फर्दर और क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ पर जो है हम अपने इन डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। सो व्हाई शुड इंडिया फर्दर रेज इट्स क्लीन एनर्जी एम्बिशंस, क्यों हमें करना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि यार हमको पता है कि ये जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल है, दोबारा रिन्यू हो सकती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा टाइम बाद। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस जो है इस पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इनको बढ़ाने पे होना चाहिए, ठीक है। तो इफ इंडिया डज नॉट रीच इट्स टारगेट, अब ये भी बोला गया है, अगर हम 500 गीगावाट के टारगेट को फुलफिल नहीं किए, ये जो यहाँ पर लिखा है, तो क्या होगा पता है, तो लिखा हुआ है कि पावर शॉर्टेजेस होंगी, हायर कॉस्ट हो जाएगी। यानी दो बातें जो आपको बता चुका हूँ, बिजली कटेगी और बिजली महंगी हो जाएगी। यहाँ पर डेटा भी दिया है कि अगर मान लीजिए, अगर हमारा इवन विद अ मॉडरेट डिमांड ग्रोथ, थोड़ा भी डिमांड बढ़ जाती है बिजली की, फेलिंग टू मीट दिस टारगेट, अगर आप इस टारगेट को मीट नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा, विल कॉज अराउंड 0.26% ऑफ द डिमांड टू गो अनमेट। आप इतनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, हाउस होल्ड्स की, बहुत सारे हाउस होल्ड यहाँ पर इंपैक्ट होंगे, 0.26% ऑफ द डिमांड आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, एंड देन व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली,
जो है यहाँ पर, फिर उसका बीप 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 होगा लोगों के द्वारा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। द आउटकम समझ रहे हो, बीप बीप बीप, व्हाट इज द आउटकम, बीप बीप बीप, ठीक है। तो ये होता ही होता है, समझ रहे हो आप। नाउ द स्टडी सजेस्ट दैट एडिंग 100, अब ये एक स्टडी बोल रही है, स्टडी है सिंपली क्या, कि अगर हम 100 गीगावाट ऑफ यहाँ पर बिजली, स्टडी यहाँ पर सजेस्ट क्या कर रही है, अगर हम 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर कैपेसिटी को लगाते हैं बियॉन्ड 500 गीगावाट, जितना है उससे भी 600 गीगावाट कर लेते हैं अगर, तो क्या होगा, टारगेट वुड बी बेटर देन एडिंग मोर कोल पावर, ज़्यादा कोल पावर ऐड करना, है ना, आप ये ज़्यादा कोल ऐड करो इसमें, उससे बेटर ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो। आप 100 गीगावाट्स ऑफ अगर आप ज़्यादा लगा दोगे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी 500 की जगह, तो आपको ये कोल और आपको दुनिया भर से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। नाउ हाउ कैन इंडिया एम फॉर 600, अब आपने बोल दिया था 600 करो, तो 600 कैसे करेंगे भैया, 500 ही नहीं हो रहा अभी तो 600 करने का क्या तरीका बताया, देखिए, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड रिड्यूस कॉस्ट इंडिया शुड एम फॉर 600 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2030। ये बोला गया कि भाई अगर आप चाहते हो कि बिजली के दाम ना बढ़े, अगर आप चाहते हो बीप 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 ना हो, तो आपको 600 मेगावाट जो है यहाँ पर बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है, 2030 तक। अचीविंग दिस वुड सेव, इतना करोड़ रुपए आपका बच जाएगा, वुड सेव दिस मच अमाउंट इन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इन 2030 एंड क्रिएट इतना न्यू जॉब्स। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितनी सारी नई जॉब्स, 1 लाख न्यू जॉब्स यहाँ बनेंगी। तो व्हाई डोंट यू गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन ऑल दीज रिन्यूएबल एनर्जीज, क्योंकि ये हमारी बिजली की जो खपत है उसको भी यहाँ पर एक तरह से क्या करेगा, बढ़ा, मतलब जो फुलफिल करेगा, और दूसरा बात जॉब्स भी बन रही हैं, ठीक है। टू रीच दिस टारगेट इंडिया नीड्स टू ऐड 70 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एनुअली। अब हमको अगर ये टारगेट अचीव करना है 2030 तक, हम 2025 में बैठे हुए हैं, यहाँ से 30 तक जाने में हमारे पास अभी 25 से 25 पूरा ही बचा है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, हम मान के चल रहे हैं 5, 5.5, 6 साल जो भी है हमारे पास, तो हम 5 साल भी लेके चले तो हम 350 गीगावाट यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएंगे अभी भी, ठीक है। और अगर 6 ले लेंगे तो भी हम कह सकते हैं 420 गीगावाट होगा। तो अभी हमने कितना किया हुआ और हम 350 कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि हमें डेली बेसिस पे डेली एनुअल बेसिस पे हमें 70 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अभी हमने कितना किया है, हम इसी को रिकॉर्ड मान रहे हैं, हम भी इसी को रिकॉर्ड मान रहे हैं कि अकेले 2024 में हमने 28 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया था, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। इंडिया एडेड 28 गीगावाट ऑफ न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी ब्रिंगिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी शेयर टू इतना, और इसको हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि भाई गजब इतना रिकॉर्ड ऐड कर दिया। भाई इतने में आपका काम नहीं चलेगा, इसका डबल भी कर दोगे तो भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी एनर्जी जो चीज़ें फुलफिल करनी है तो आपको 70 गीगावाट्स यहाँ पर एनुअली एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यही बात यहाँ पर बोली गई। नाउ हाउ कैन इंडिया ऐड न्यू रिन्यूएबल फास्टर, कैसे हम ये काम फास्टर कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात क्या है इसमें, स्प्रेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मोर स्टेट्स। अभी तक क्या आप देखोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ही स्टेट्स में लिमिटेड है ना। ऐसे कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं जहां पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा फोकस्ड मिलेगी, आपको इकट्ठा मिलेगी। तो कंट्री की 5 स्टेट्स हाउस द 3/4 ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो 5 स्टेट्स में आप 3/4 जो है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो 5 स्टेट्स के अंदर हैं। बट सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को अदर स्टेट्स भी यहाँ पर इंक्लूड करने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट शुड ब्रिंग ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, यहाँ पर भी सरकार को जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। तो पहला स्टेप यह है कि आप अपने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को और अक्रॉस द स्टेट स्प्रेड करें। दूसरा पॉइंट क्या है, को लोकेशन ऑफ विंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो जहां पर जैसे आप ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, सना सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वहां पर आप विंड भी लगाइए, यानी कि आप लोकेशन एक साथ रखिए, क्या विंड एंड स्टोरेज सिस्टम एक साथ रखिए, शुड बी एडेड किसके साथ, सोलर प्रोजेक्ट के साथ। तो जहां पर आप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं अलॉन्ग दैट आप विंड भी लगाइए, उससे क्या होगा, बेटर इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स एंड इंप्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी, इससे और ज्यादा ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तीसरी बात क्या है, इनोवेट इन बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो इसको समझ लो क्या है यहाँ पर ये बोला गया है कि देखिए ऐसा है साहब, अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करना है हमको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला, तो वो कंपनीज को बुलाती है, कंपनीज को बिड करने को बोलती है, और जो बेस्ट यहाँ पर प्राइस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको वो प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। नाउ थिंग इज कि यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ें जो हैं वो उन कंपनीज को नहीं दी जाती हैं, यानी वो कंपनीज के लिए बड़ा टेम्पटेशन नहीं होता है कि चलो यार हमको प्रोडक्ट मिल जाए, हमको अच्छी बिड मिल जाए, हम कर लें काम, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि काफ़ी कुछ उनको लूज़ करने को होता है, कंपनीज काफ़ी लूज़ कर जाएंगी अगर उस बिज़नेस में आती हैं, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से अश्योरिटी नहीं है इतना कि भाई चलो ठीक है तुम बिजली बनाओ, रिन्यूएबल एनर्जी बनाओ, तुमसे इतनी बिजली हम ही ले लेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट नहीं है, वो इस बिज़नेस में जाते हैं, कंपनीज जाएंगी, उनको डर है ज़्यादा लॉस होने का,
है ना, उनको डर है ज़्यादा लॉस हो जाने का। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनोवेटिव तरीके ला सकते हो बिडिंग में, आप उनको अल्योर करो, आप उनको थोड़ा सा, नॉट अल्योर मैं कहूँगा, आप उनको टेम्प्ट करो, कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफरिंग्स दो उन कंपनीज को, तभी वो यहाँ पर और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ डेवलप करने आएंगी। ठीक है, तो वही लिखा है, फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड बेटर अवेलेबिलिटी इन पावर एक्सचेंजेस आर नीडेड। अब पावर एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए आपके पास एक जगह है जहाँ पावर एक्सचेंज होगी, तो वहाँ पर अब उसके पास पावर है ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, बने ही नहीं है पावर एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड रिजॉल्व इश्यूज एंड मेक श्योर मोर स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन आरई प्रोजेक्ट्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में ज़्यादा स्टेट्स को वो करना, उनको एक तरह से इंटरेस्ट शो करा, उनको इंटरेस्ट उनका जगाना। कैसे जगा सकते हो, आप उनको कुछ ना कुछ रियायतें दीजिए, है ना, आप उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस दीजिए, तो वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अगला वाला पोर्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये न्यूज़ देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तमिलनाडुज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे। तमिलनाडु का पहला इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि जो स्टेट है ना वो 8% की ग्रोथ के साथ बढ़ जाएगी। अब दिस इज अबव द ग्रोथ एक्सपेक्टेड, इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए, उससे ये ज्यादा था। ठीक है, तो आप सोचिए एक ऐसा स्टेट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सर्वे ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट तमिलनाडुज पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली आउटपेस कर रही है किसको, नेशनल एवरेज को, ओवर द इयर्स। 2022-23 में इट वाज 2.78 लाख, 1.64 टाइम्स द नेशनल एवरेज ऑफ 1.69। अब 1.69 आप देखोगे ये नेशनल एवरेज है ना, 1.69 लाख इज द एवरेज जो कि नेशनल लेवल पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बट तमिलनाडु का ग्रोथ 2.78 लाख से हुआ, है ना। ये डेटा शो कर रहा है कि भाई तमिलनाडु ने ना आउटपेस कर दिया है, तमिलनाडु हैज आउटपेस्ड। अब सोचिए एक ऐसा स्टेट जिसने कितने सारे जगह काम किया, है ना, उसने पॉपुलेशन को लेकर काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया, पॉपुलेशन को अच्छा काम किया उसने। आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करेंगे तो वो भी ग्रोथ में भी वो नेशनल को आउटपेस कर रहा है, यानी कि ग्रोथ में जो बात यहाँ पर तमिलनाडु की है वो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट दैट इज आगे नहीं बढ़ा है। दिस इज द अपडेट, तो ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें और चीज यहाँ पर क्या है, जरा आप इसको देखिएगा, आई होप ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तमिलनाडुज इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का ये फर्स्ट एवर इन द स्टेट है, यानी तमिलनाडु का पहला फर्स्ट एवर इन द स्टेट हैज इंडिकेटेड, क्या बोला है सर्वे ने, दैट द स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ ग्रोथ ऑफ अबव 8% इन 24-25 ऑल्सो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि भाई राज्य जो है ना तमिलनाडु वो इतना उससे यहाँ पर ग्रो करेगा। अब ये सर्वे जो है इसको स्टेट प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पर क्या किया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द फाइनेंस, ये एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा। अब साथ ही में देखिएगा द सर्वे पॉइंटेड आउट क्या, द स्टेट्स per capita income had consistently outpaced the national average over the years। और मैंने आपको इसका डेटा बताया कि भाई जो 2.78 लाख है ये आप देखोगे तो ये क्या है, दिस इज द इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो 2.78 लाख। ठीक है, बट और वो इतना ज्यादा है किससे, नेशनल की। ठीक है, ये बात यहाँ बोली गई, तो स्टेट्स पर कैपिटा इनकम हैज कंसिस्टेंटली आउटपेस्ड द नेशनल एवरेज, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये, अब देखो यहाँ पर क्या है, विद जस्ट 4% ऑफ इंडियाज लैंड, भारत के लैंड पूरे कंट्री का अगर हम देखें टेरिटरी का सिर्फ 4% तमिलनाडु का है, 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, भारत की 6% आबादी तमिलनाडु में रहती है। उसके बाद भी देखो इट कंट्रीब्यूटेड टू 9.21% ऑफ द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है उसमें लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ तमिलनाडु से ही आया था। आप देखिए स्टेट को कितना जबरदस्त स्टेट ने काम किया हुआ। ठीक है, तो इट्स ग्रॉस, अगर उसकी हम स्टेट जीडीपी की बात करेंगे तो स्टेट की जीडीपी भी कितना है, टच कर रही है 27.22 लाख करोड़ इन 2023-24, पोस्टिंग अ नॉमिनल ग्रोथ ऑफ इतना एंड अ रियल ग्रोथ ऑफ इतना। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर तमिलनाडु की, याद रखिएगा ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, जो कि डेवलपमेंट ऐसा है तमिलनाडु ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस शो कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट से भी बेटर दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं स्पेडएक्स के मिशन के बारे में। देखो स्पेडएक्स का मिशन हमको पता है क्या था, क्या कर रहे हैं, स्पेडएक्स में हम लोग 2 सैटेलाइट्स को डॉक कर रहे थे। स्पेडएक्स का फुल फॉर्म क्या था, आइए जरा देखते हैं। स्पेडएक्स का फुल फॉर्म था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, देखो क्या होता है, कितना अच्छा फायदा था, ये कितनी अच्छी बात है, डेली एक बार पढ़ने से आपको ये कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। हमें लगता है ना एक बार हमने पढ़
लिए आप भूल जाएंगे। तो देखो आपको अखबार में ना बार बार वो इश्यूज मिलते रहेंगे, तो आप इतनी बार उसको गो थ्रू करते हो, आपके हाथों के नीचे से गुजरता है वो, तो हमें चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती है, राइट। तो यहाँ देखिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो ये स्पेडएक्स का फुल फॉर्म था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और ये इसरो का यहाँ पर मिशन था, ठीक है, ये इसरो का यहाँ पर मिशन था। अब इस मिशन की बात करेंगे तो 16 जनवरी को ये एक्चुअली लॉन्च कब हुआ था, 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, है ना, 30 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था स्पेडएक्स मिशन को, और ये PSLV-60 के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और ये फाइनली डॉक हो गए थे एक दूसरे के साथ 16 जनवरी को। याद आ रहा होगा डॉकिंग क्या होता है, कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट और एक दूसरे में डॉक हो जाके पार्क होगा एक साथ, है ना, दे आर पार्क्ड टुगेदर, और एक्सचेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेडएक्स में क्या ऐसा यहाँ पर करने वाला इंडिया चौथा कंट्री बन गया था। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री बेसिकली आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस हिस्टोरिक फीट, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि स्पेस में सोचिए हम जाके नीचे बैठे हुए हैं और नीचे बैठ के हम ऊपर स्पेस में दो सैटेलाइट्स की डॉकिंग करा रहे हैं, एक दूसरे के पास एकदम ले आ गए और उनको अटैच कर दिया, डॉकिंग हो गई, पार्क होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ऑन 16 जनवरी इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द स्पेडएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, पूरी तरह हुआ। अब इसमें स्पेडएक्स में दो सैटेलाइट थे, याद करिए, एक सैटेलाइट है SDX स्पेडएक्स का 01 जो चेजर था, यानी कि पीछे से जो चेस कर रहा था, और एक था क्या SDX 02 जो कि टारगेट था। दो सैटेलाइट ऐसे जा रहे थे, उसको धीरे 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 ऐसे करके डॉक कर दिया और फिर वो साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से डॉकिंग हुई थी, ठीक है ना, ये डॉकिंग हुई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था याद करिए। तो अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ तो बस इतनी सी आई कि इसरो अनडॉक्स, तो अभी ये एक साथ जो थे यहाँ पर अभी ऐसे चल रहे हैं, अभी अनडॉकिंग शुरू हो गई, अभी अनडॉकिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, ऐसे हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, द स्पेडएक्स मिशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम लोग यहाँ पर अपना गगनयान मिशन भेज रहे होंगे, है ना, जब हम लोग अपना यहाँ पर क्या भेजेंगे कि हमें जो यहाँ पर अपना स्पेस स्टेशन भेजना है, इंडियन स्पेस स्टेशन भेजना है, तो आपका स्पेस स्टेशन ऊपर आसमान में है। अब आप कोई चीज़ सैटेलाइट भेजोगे, कुछ भेजोगे, तो वो सैटेलाइट उस स्पेस स्टेशन के साथ कैसे डॉक करेगी, है ना भाई। यहाँ से आप एस्ट्रोनॉट भेज रहे हो, अब एस्ट्रोनॉट्स कैसे स्पेस स्टेशन में घुसेंगे आपके जाके, तो वो डॉकिंग करना आपको आना चाहिए, एक तो वो उसका बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये स्पेडएक्स मिशन इज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बाय इसरो, इट इज डिजाइन टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट रेंडोवो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। कुल मिला के इतना है बस। हाँ, इसका काम क्या है, डॉकिंग एंड डॉकिंग करना। इसके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन। अब कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्यूचरिस्टिक मिशन कैसे हैं, जैसे सच एज सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून, ठीक है, रिटर्निंग द सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड बिल्डिंग अ ऑपरेशन ऑफ एन इंडियन स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है जो स्पेडएक्स मिशन यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो अभी अपडेट क्या आया है कि इनकी अनडॉकिंग यहाँ पर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए न्यूज देखिए, हब्स टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी मेड ऑपरेशनल। हब्स टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया। आइए समझते हैं क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये हब्स क्या है पहले समझेंगे, और हब्स क्या कर रहे हैं, हब्स टू डेवलप, बनाना है, क्या बना रहे हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी, और ये हब्स को क्या किया गया है, ऑपरेशनल कर दिया गया। तो कौन से हब्स की बात हो रही है, कौन सा हब है, क्या होगा यहाँ पर, चलिए समझते हैं इस चीज को। देखिए भारत का यहाँ पर एक मिशन है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है ना, नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। ये मिशन जो है इंडिया का NQM, ये मिशन है भारत का, ठीक है। इसके तहत हमारा ऑब्जेक्ट, अब ये मिशन जो है आपका लॉन्च कब हुआ था, ये मिशन आपका लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में इसको यहाँ लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो एक बड़ा यहाँ पर मिशन है, ये बड़ा भारत सरकार का मिशन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या किया रहे हैं, पहले समझते हैं कि है क्या, होगा क्या इससे। देखो जैसे आपको पता है कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है कि मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूँ तो आपको बात पहुंच रही है, ठीक है, दिस इज सिंपल वे ऑफ सेइंग समथिंग। लेकिन बीच में हमारी बातों कोई भी सुन सकता है ना, कोई भी सुन रहा है। हम थोड़ी ऐसी कोशिश करें कि कुछ मैं बोलूं और आपको सीधे सुनाई दे और किसी को बीच में पता ही नहीं चले कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंक्रिप्शन कर दिया हमने, कोडिंग का कर दी ताकि कोई लीकेज ना हो। तो अनटिल अनलेस ये तरीका जो कोडिंग डिकोडिंग का नॉर्मल रहेगा, तो वो कोडिंग डिकोडिंग क्या हो सकती, कोडिंग जो है हैक हो सकती है। लेकिन जब हम यहाँ पर ये मैसेज भेजने की बात कर रहे हैं आप तक, तो अगर ये मैसेज हम जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, अगर हम ये मैसेज जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, है ना, जैसे हम अगर फोटॉन्स का मान लीजिए इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं क्वांटम की, तो जैसे इसमें जो एटम्स होंगे ना, अब एटम्स क्या होते हैं, हर वक्त मूव कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन हर वक्त चेंज हो रही है, हर वक्त चेंज हो रही है, ठीक है, हर वक्त चेंज हो रही है, राइट। ये कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इनको कोड या डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। आप एक जगह गए हैक, अब आपको पता है एक पैटर्न ये चल रहा है, तो आप गए, आपने उस कॉन्वर्सेशन को हैक कर लिया।
आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन जब तक मान लीजिए इसमें क्या होता है क्वांटम में कि जब तक पर्टिकुलर पोजीशन को आपने पकड़ा एक कोड को, किया चलो इसको यहाँ से हैक करते हैं, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो उसको कोडिंग या हैक करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही क्वांटम टेक्नोलॉजी होता है। इसका काम ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मिशंस होते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई हैक ना कर सके या कोई जान ना सके व्हाट इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पर इसका काफी ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए कि मिशन जो हमारा हो जाए एनक्यूएम, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए थीमेटिक हब्स बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, थीमेटिक हब्स बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको टी हब्स कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टी हब्स इसको बोल रहे हैं। अब इस थीमेटिक हब्स में होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर क्वांटम जो टेक्नोलॉजी हम बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर टी हब्स में होंगी। तो ये टी हब जो है आपको देखने को मिलेगा कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर लगाया गया है। जैसे IIT आप देखोगे मद्रास हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर हटा देता हूँ। ये टी हब्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, अगर आप देखोगे ये टी हब्स 4 जगह यहाँ बनाए गए हैं, ठीक है। आप पहला देखोगे यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर दिया गया 4 हब्स वेयर लोकेटेड IIT IISc बेंगलोर, एक IISc बेंगलोर हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ठीक है, यही लिखा हुआ है। द 4 हब्स वेयर टू बी लोकेटेड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT दिल्ली चौथा, IIT दिल्ली, ये 4 रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन जगह पे क्या हुआ है कि ये थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं, इन जगह पे ये थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं। इन हब्स में क्या होगा, ये हब्स में आप देखोगे टी हब्स वुड इंक्लूड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यहाँ पर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, नेशनल क्वांटम मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी बनानी है वो इन हब्स में बनेगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कुल मिला के एनक्यूएम को डेवलप करने के लिए, इस मिशन को डेवलप करने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम इन टी हब्स का इस्तेमाल करेंगे जो इन संस्थानों में लगा दिए गए हैं। इसमें आप देखोगे तो जो IIT यहाँ पर कानपुर है वो इन सबको, इस पूरे मिशन का क्या करेगा, इन पूरे मिशन का ध्यान रखेगा। यानी कि पूरा मिशन जो है ये देखिए लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि IIT Indian Institute of Technology in Kanpur has been designated as a management coordinating center। तो ये सब कुछ मैनेज करेगा, इन चारों को मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा यहाँ पर मिशन है क्या, तो ये पूरा मिशन ही यहाँ बताया। और यहाँ क्या लिखा है, सेंटर हैज, ये दोबारा तो मैंने लगाया नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, चलिए यहाँ लिखा तो है, आइए देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें, अब मैंने ज़्यादातर समझा दिया है आपके लिए, आपको समझा ही दिया है, एक बार देख लेते। देखिए, व्हाट इज द नेशनल क्वांटम मिशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ बिग प्रोजेक्ट कॉल्ड द नेशनल क्वांटम मिशन। ये हमने यहाँ पर शुरू किया है, ठीक बात है। इसका ये आप देखो 8 सालों के लिए इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया फॉर 8 ईयर्स, 6000 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। गोल क्या है इसका कि हमें क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करनी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को हमको यहाँ पर डेवलप करना है, यानी कि एक तरह का सुपर एडवांस काइंड ऑफ कंप्यूटिंग मतलब हमको यहाँ पर डेवलप करना है ना। अब कैसा सुपर एडवांस होता है, जैसे मान लीजिए हम गूगल मैप्स की बात करें, तो गूगल मैप्स में मान लो मुझे कहीं रास्ता जाना है ना, तो क्या होगा, अगर कोई छोटा मोटा कंप्यूटर होगा तो वो एक एक करके जो है वो रास्ते बताएगा कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हो, फिर कहेगा नहीं आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से सकते हो। लेकिन अगर कोई सुपर फास्ट कंप्यूटर होगा तो वो सबका डेटा एक बार में प्रोसेस करके आपको आंसर दे देगा कि यार ऐसा कर लो, ये बढ़िया है, ठीक है। तो वो ऐसा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हो जाते हैं। व्हाट आर टी हब्स, अभी हब्स क्या है, टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यहाँ पर ये टी हब्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द टी हब्स, गवर्नमेंट इसको यहाँ सेटअप कर रही है इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के अंदर। हमने देखा IISc बेंगलोर में हो गया, IIT दिल्ली में, IIT मद्रास में है, IIT दिल्ली में है, IIT आपका एक और कौन सा था, IIT बॉम्बे में है, ठीक है। IIT जो दिल्ली कानपुर होगा वो उनको पूरा कोऑर्डिनेट करेगा। सो टी हब्स आर प्लेसेस वेयर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेसेस ऑल टुगेदर कैन वर्क, है ना। ये सब काम करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, सारे लोग एक साथ यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशंस, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, सारे काम जो है क्वांटम से रिलेटेड यहाँ पर होंगे, है ना। जैसे कोई बोल रहा है क्वांटम कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कैसा हो, एडवांस हो, सेफ हो, फास्ट हो, है ना, सेफ कम्युनिकेशन, कोई तोड़ ना पाए, इसको कोई हैक ना कर पाए, इस तरह की चीजें हो, ठीक है। मेट्रोलॉजी के लिए, सेंसिंग के लिए, है ना, ऑल दिस यहाँ पर काम जो है वो क्वांटम में किया जाएगा, राइट। सो
कहाँ कहाँ हेड ये लोकेटेड है ये मैंने बता दिया। फंडिंग के लिए अब देखो इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन 28.7 करोड़। अब उस 6,000 करोड़ में से गवर्नमेंट ने आप देखोगे कि इतना करोड़ जो है वो दिया है फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश इन 2024-25, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि अदर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु ऑल्सो गेट फंडिंग बट इन स्मॉलर अमाउंट्स, उनको पैसा यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। ये बात यहाँ पर मैंने बता दी आपको कि आईटी कानपुर इनको क्या करेगा, ओवरऑल मैनेजमेंट जो है इन टी हब्स का आईटी कानपुर यहाँ देखने वाला है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज हंटा वायरस। हंटा वायरस क्या है? देखिए हंटा वायरस बेसिकली क्या है ना, ये दो तरह की चीज़ों को आपको अफेक्ट करता है। ये कैसा वायरस है? देखिए हंटा वायरस बेसिकली एक ऐसे फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज सीवियर, दो तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक तो क्या, एचपीएस दैट इज पल्मोनरी सिंड्रोम, जब मैं पल्मोनरी सिंड्रोम बोल रहा हूं, और दूसरा हेमरेज फीवर विद रीनल रीनल सिंड्रोम। तो दो चीजों को यहां पर इंपैक्ट कर रहा है। जब मैं पल्मोनरी बोल रहा हूं तो बट ऑब्वियसली बात है कि यहां पर एक तरह से लंग्स को इशू अफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैं रीनल बोल रहा हूं तो रीनल मतलब वो किडनी को अफेक्ट कर रहा है, किडनी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई यहां पर। तो बेसिकली ये क्या है, hanta viruses are a family of virus that can cause severe fatal illness including what, hanta virus pulmonary syndrome। एक तो ये सिंड्रोम हो रहा है यानी कि आपके पल्मनरी प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, एंड हेमरेज फीवर विद रीनल सिंड्रोम, किडनी का इशू है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि इस पल्मनरी सिंड्रोम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग विद किडनी फेलियर, ये आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इंटरनल हेमरेज क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना। तो हेमरेज हो रहा है रीनल सिंड्रोम यानी कि किडनीज में। तो एक तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हंटा वायरस कर रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि ये कोई व्यक्ति थे बेस्टे हैकमैन करके, यहाँ पर उनकी जो वाइफ है यहाँ पर, उनकी रिसेंट डेथ हुई है अभी, ठीक है। और वो यहाँ पर इसी के थ्रू हुई है, ठीक है, जैसे जिसकी वजह से ये हंटा वायरस जो है यहाँ पर न्यूज़ में आता है। क्लियर? अब इसका कैसे कहाँ पर ये अकर करता है? देखो हंटा वायरस कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ रॉडेंट्स होते हैं, है ना, माइस है ना, जैसे आप देखोगे जहाँ पर डियर है ना, जैसे ये आपके कॉटन रैट्स हैं, अलग अलग। देखो हंटा वायरस और फैमिली ऑफ वायरस कैरीड बाय सर्टेन रॉडेंट्स। तो रॉडेंट्स जो हैं इस वायरस को कैरी करते हैं, ध्यान रखना, इस वायरस को रॉडेंट्स कैरी करते हैं, जैसे कि डियर माइस, जैसे कि व्हाइट फुटेड माइस, जैसे कि राइस रैट्स, जैसे कि कॉटन रैट्स, है ना। लग रहा होगा क्या खाने पीने की वैरायटी है ये, तो है ना, ले तो ये आपके रॉडेंट्स की वैरायटी है। चूहे वगैरह जो है वो रॉडेंट की कैटेगरी में जाते हैं। तो रॉडेंट्स के थ्रू यहाँ पर ये हंटा वायरस जो है फैल रहा है। अब कोई अगर ऐसा है व्यक्ति है जो इन रॉडेंट्स के आसपास रहता है ना, चूहे को पाल रहा है ना, घर में इस तरह की चीज़ें, तो ऑब्वियसली उसको होने के चांसेस ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो बॉडी है सीडीसी बेसिकली जो अमेरिका की बॉडी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये इसके हिसाब से देखो ह्यूमंस टिपिकली कॉन्ट्रैक्टिंग, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंटा वायरस उनको? थ्रू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड रॉडेंट्स। अब इन्फेक्टेड रॉडेंट का कोई वेस्ट है, वो कॉन्टैक्ट में आ गया, आप साफ सफाई कर रहे थे, प्राइमरीली वाया एरोसोलाइजेशन व्हेन डिस्टर्बिंग कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज स्वीपिंग एंड क्लीनिंग इन्फेक्टेड एरियाज। आप कभी जहां रॉडेंट्स ने गंदगी कर रखी है आप उसको साफ करोगे तो आपको यहाँ पर इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, आप उससे कैच कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो इन्फेक्शन है ये फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, हेडेक हो रहा है, मसल दर्द हो रही है, फैटिग हो रहा है ना, बड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। विद इन 1 से लेकर 8 वीक्स ऑफ एक्सपोजर में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या, चेस्ट टाइटनेस हो रही है ना। देन उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज बन सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। किसको ये हाई रिस्क पे कौन कौन है? हाई रिस्क पे कौन कौन है? वो लोग हैं जो बेसिकली क्या, वर्कर्स और लिव इन द रॉडेंट प्रोन एरियाज, जैसे कि आप देखोगे किसान हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, कैंपर्स हो गए, वहाँ पर बहुत चूहे मंडराते रहते हैं, है ना, रेलवे स्टेशन में जाओगे चूहे फैलते चलते रहते हैं, तो यू कैन गेट कंटामिनेटेड विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो बच्चे हैं, है ना, 5 अंडर 5 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन, इन सबको बड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन सबकी इम्यूनिटी कम होती है, ये इनको यहाँ पर क्या इफेक्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, कोई ट्रीटमेंट पर से नहीं है, हाँ, लेकिन नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है, बट हाँ मैनेज करते हैं हम लोग, है ना, जैसे अलग अलग चीज़ों के थ्रू। ये कोविड वाली बातें हैं, कोविड का कोई जैसे नहीं था तो वैसे इसका भी नहीं है, हाँ अलग अलग तरीके से है, दवा दे के हम ठीक कर लेते हैं। तो करंटली इवन दो देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और क्योर फॉर हैंटावायरस, मेडिकल केयर फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड सपोर्टिंग द पेशेंट थ्रू द मोस्ट डेंजरस फेजेस ऑफ द इलनेस। कुछ दवा देके यहाँ पर उसको हम सबसाइड करते हैं। तो ये आपका हैंटा वायरस हो गया, इस पर न्यूज़ कवर हो गई। एंड विद दिस हमने आज का सेशन यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर लिया, एंड आई थिंक अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और ये पूरी तरह से जो हमारा आज का आर्टिकल था वो भी कवर हो गया।
हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया, हब्स वाला भी डिस्कस कर लिया। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन दोस्तों, और होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड मंडे आई विल ट्राई, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वो माइक का जो इशू है वो सॉर्ट हो जाए, ताकि मंडे ऑनवर्ड्स मैं क्लास वापस से लाइव आपको ले लूँ, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग बता दीजिएगा अपने दोस्तों को कि भाई सेशन आ गया है, क्योंकि लाइव क्लास में जनरली बच्चे आते हैं, जो भी आप लोग देख लेते हो 5-6 हज़ार बच्चे जो भी देखते हैं, 7 हज़ार बच्चे जो भी देखते हैं, है ना। हो सकता है उनको पता ना चले, क्योंकि उस वक्त तक क्लास सिर्फ 37 मिनट्स की थी, और वो फिर क्या हो गई थी, वो प्राइवेट कर दी गई थी। तो प्लीज़ लेट देम नो ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।